नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ये मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं और आपसे भी पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। तो साथियों, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। उस नौकरी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, जब जाके आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने रीड का बैच स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे सभ्यता। अब सभ्यता कौन सी पढ़ रहे थे? सभ्यता भी हमको दो पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कौन सी, भारत की सभ्यता, और एक पढ़ना है राजस्थान की सभ्यता, जिसके अंदर हम राजस्थान की सभ्यता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर प्रमुख सभ्यता कौन कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख सभ्यता के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है और उसकी क्या विशेषता है। साथियों, यानी वहां पर कौन कौन से अवशेष पाए गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले पैटर्न को देखते हुए हम उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे सभ्यता के बारे में। सभ्यता के बारे में हमने एक सभ्यता कंप्लीट कर ली, कालीबंगा सभ्यता। तो थोड़ी बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी ऑप्शन में न मिले तो सरस्वती नदी बता देना है। सरस्वती नदी भी न मिले तो द्वेषवती नदी बताना है। साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ देखा कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ यानी काली चूड़ियाँ। यानी क्या है साथियों, काली चूड़ियाँ भी देखने को मिल सकता है। पहले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि काली चूड़ियों का किस सभ्यता से संबंध है, तो आपको बताना था साथियों कालीबंगा सभ्यता से। तो हम आगे बढ़े, तो हम पढ़ रहे थे साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में। जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे साथियों आहड़ सभ्यता? आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी के या बनास नदी के किनारे स्थित है। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं हम उत्खनन के बारे में कि आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो आहड़ सभ्यता है साथियों, इसका उत्खनन ए के व्यास के द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ए के व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया जाता है। अब ये उत्खनन का कार्य कब किया जाता है, इसके बारे में भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ये किया जाता है 1953 के अंदर। कब किया जाता है भाई? 1953 के अंदर किया जाता है। अब ये आहड़ सभ्यता है, इसके प्राचीन नाम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम कौन कौन से। तो आहड़ सभ्यता का एक प्राचीन नाम है कौन सा? ताम्रवती नगरी। कौन सा? ताम्रवती नगरी भी आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। आहड़ पूर्वी क्या है साथियों, ये भी इसका प्राचीन नाम है। या अघाट दुर्ग भी आपको देखने को मिल सकता है, ये भी आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। अभी इनको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लेना। एक तो है क्या साथियों, ताम्र नगरी। क्या है साथियों? ताम्र नगरी। ये भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम कौन सा है। तो आपको बताना है ताम्र नगरी। और क्या बताओगे? अघाटपुर। क्या साथियों? अघाटपुर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अघाटपुर किस सभ्यता का प्राचीन नाम है। ये आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है साथियों। और भी देखने को मिल सकता है, अघाट दुर्ग भी मिल सकता है साथियों आपको ना। क्या मिल सकता है? अघाट दुर्ग। ये भी किसका प्राचीन नाम है? ये भी आहड़ सभ्यता जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है उसका प्राचीन नाम है। अब बात आती है साथियों की आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से। देखो, एक तो हो गए प्राचीन नाम यानी पहले के नाम। क्या? पहले के नाम। जिस प्रकार से आप छोटे थे
तो छोटे बच्चे को अलग अलग नाम हुआ करते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। उसी प्रकार जो आहड़ सभ्यता है, इसके भी छोटे पुराने नाम थे, ताम्र नगरी, आहटपुर या अगाड़पुर। अब उसी प्रकार जैसे आप है, आप के दोस्त आपके अलग नाम रखते हैं और आपके घर वाले अलग नाम रखते हैं, उसी प्रकार जो कोई भी हो सकता है साथियों, जो अलग अलग नाम रखते हैं, यानी एक नाम तो होता है, उसके अलावा भी उपनाम होते हैं साथियों। अब उपनाम के बारे में हम चर्चा करें कि आहड़ सभ्यता का उपनाम कौन कौन से हैं। क्या आहड़ सभ्यता की उपनाम कौन कौन से हैं? तो साथियों एक तो है बनास संस्कृति। क्या? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। बनास संस्कृति ये किसका उपनाम है साथियों? जो आहड़ सभ्यता है इसका उपनाम है। क्या? बनास संस्कृति। इसके अलावा भी और भी उपनाम है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक है आहड़ संस्कृति। क्या? आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति ये भी किसका उपनाम है? ये भी आहड़ सभ्यता का उपनाम है। अब साथियों एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आहड़ संस्कृति है, क्या आहड़ संस्कृति ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या आहड़ संस्कृति, आहड़ सभ्यता को किसके द्वारा कहा जाता है? यह कहा जाता है धीरज सांकलिया के द्वारा। किसके? धीरज सांकलिया के द्वारा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों ना, क्या धीरज सांकलिया, धीरज सांकलिया के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कि धीरज सांकलिया के द्वारा कहा जाता है कि जो आहड़ सभ्यता है इसका उपनाम आहड़ संस्कृति भी है या बनास संस्कृति भी है। और क्या कहा जाता है भाई? इसका उपनाम मर्तकों का टीला। क्या कहा जाता है भाई? मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला ये भी किसका उपनाम है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला किस सभ्यता का उपनाम है। तो आप कौन सी बताओगे? हाँ बिल्कुल, आपको आहड़ सभ्यता ही बताना है। क्या बताओगे? आहड़ सभ्यता ही बताना है। अब चलो ये हमने जाना किसके बारे में? आहड़ सभ्यता के बारे में। जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, लगभग लगभग सभी एग्जामों में इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और लेकिन एग्जामिनर बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्या पेपर बनाने वाले, वो कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं और आगे जाते हैं कहाँ पे? अवशेष पे। कहाँ पे चले जाते हैं? अवशेष पर चले जाते हैं। और अवशेष के बारे में हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या अवशेष पाए गए। जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के अंदर कौन कौन से अवशेष पाए गए, अब उनके बारे में बात करें साथियों, तो यहाँ पर मर्त भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? मर्त भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जो मर्त भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए साथियों, अब ये जो मर्त भांडे साथियों ये उल्टी छपाई विधि से निर्मित थे। किससे? उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। ये भी आपको ध्यान होना आवश्यक है। अब नोट करते हुए चलो साथियों, साथ के साथ है ना अवशेष। अब किसके अवशेष पाए हैं साथियों? मर्त भांडों के अवशेष प्राप्त हुए। मर्त भांडों के अवशेष। मर्त भांडों के अवशेष। अब ये मर्त भांडों के अवशेष प्राप्त तो हो गए साथियों ना, कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। अब इसका रंग किस प्रकार का था साथियों? ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक, लेकिन पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पता नहीं एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए ना, क्योंकि उसको तो आपको उलझाना है, लेकिन आपको उलझना नहीं है, हम दो कदम आगे ही चलेंगे। अब ये था काला और लाल, यानी दो कलर का था साथियों। कौन कौन से? काला व लाल कलर से निर्मित थे क्या? मर्तबान। जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। और ये किस विधि से निर्मित थे साथियों? ये उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। किससे? उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे साथियों ना, उल्टी तपाई विधि से निर्मित। तपाई विधि से निर्मित, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, कि किस विधि से निर्मित थे? उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे साथियों ना। अब इनके अलावा भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। अब और कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं साथियों, यहाँ से उनके बारे में हम जाने। तो यहाँ से एक 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? यूनान की मुद्रा प्राप्त होती है। अब यूनान की मुद्रा प्राप्त होती है तो साथियों इससे हमें पता चलता है कि आहड़ सभ्यता के लोग व्यापार क्या करते थे, यानी दूसरे देश की मुद्रा अपने देश के अंदर, यानी दूसरी सभ्यता की मुद्रा
इस सभ्यता के अंदर आएगी तो इससे पता चलता था कि यहाँ के लोग व्यापार क्या करते थे, है ना। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई और 3 मोहरे प्राप्त हुई, ये भी नोट डाउन कर लो। यहाँ से यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरे प्राप्त हुई है। कितनी मोहरे प्राप्त हुई है? 3 मोहरे प्राप्त हुई है। अब ये मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से, जो उदयपुर के अंदर स्थित है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं आहड़ सभ्यता को गणेश्वर सभ्यता के अंदर मत ले जाना। गणेश्वर सभ्यता को आप कालीबंगा सभ्यता के अंदर ले जाओ, कालीबंगा सभ्यता को आप रेड सभ्यता के अंदर ले जाओ। ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, अभी समय है आपके पास, धीरे धीरे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, सीईटी के लिए भी आप पढ़ सकते हो। जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, यानी समान पात्रता परीक्षा है क्या ना, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हो गए और शायद, हाँ बिल्कुल, आज से ही फॉर्म भरना भी शुरू हो गए। तो आप जल्दी से ई मित्र सेवा केंद्र पर जाइएगा और वहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। किसका? समान पात्रता परीक्षा का। देखो समान पात्रता परीक्षा में क्या होता है, बात भी अच्छी है। अब पहले तो इसके अंदर 15 गुना पास कर दिया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ साथियों, इसके अंदर 40% लाना अनिवार्य है। यानी समान पात्रता को क्वालिफाई करने के लिए आपके मैक्सिमम 40% आना अनिवार्य है। अब 40% आप नहीं लाते हो तो आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। यानी आप इसके पात्र नहीं रहोगे। अब चलो, आप सोच रहे हो कि सर 40% तो लाना है, 40% ले आएंगे। हलवा नहीं, 40% बेटा, 40% लाने में पसीने आएंगे। अब पसीने क्यों आएंगे? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी है। अब पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग कर दिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर भी सभ्यता पूछी जा सक आएगा, टॉपिक है। सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए। सीटी का बैच भी स्टार्ट कर देंगे, एमसीक्यू बैच ही रहेगा वो ना। थ्योरी पढ़ने के अंदर तो बहुत समय लगता है, अच्छा 7 महीने का समय लगता है। तो यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरे प्राप्त हुए। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? और मकान किससे निर्मित है? कच्ची ईंटों से निर्मित। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। मकान किससे निर्मित है? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। अब यहाँ से मकान प्राप्त हुए, अब उस मकान की आकृति किस प्रकार की थी साथियों? जो मकान प्राप्त हुए, मकान की आकृति थी आयताकार। किस प्रकार की आकृति है भाई? आयताकार आकृति है मकानों की। मकानों की आकृति, मकानों की आकृति किस प्रकार की है? मकानों की आकृति है भाई आयताकार। किस प्रकार की है? आयताकार मकानों की आकृति है। ये भी आपको साथ के साथ ध्यान भी रखना है कि मकानों की आकृति किस प्रकार की थी। मकानों की आकृति आयताकार थी। आयत तो जानते हो ना आप, देखो इस प्रकार से, ये क्या है? आयत है। यानी इस प्रकार के मकान हुआ करते थे, आयताकार। किस प्रकार के? आयताकार, यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये भुजा भी बराबर हो, ये भी, और ये इसके बराबर हो। यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, उसे क्या कहते हैं? आयताकार आकृति। क्या कहते हैं? आयत। आपने 10वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर जिसने मैथ सब्जेक्ट ले रखा था, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारों ने पढ़ रखा है। अरे आयत तो सब जानते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं कि आयताकार आकृति के बारे में। हमने देखा कि मकानों की आकृति किस प्रकार की थी। मकानों की आकृति आयताकार थी। अब यहाँ से क्या है साथियों, फसल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अब फसल के अंदर देखें तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से हमको ज्वार के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, चावल के साक्ष्य भी मिले, गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं साथियों ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस किस के? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के, गेहूं के, और किसके प्राप्त हुए साथियों? चावल के साग से भी प्राप्त हुए हैं, गेहूं के साग से भी हमको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और ज्वार के साग से मिले हैं, साग से मिले हैं साथियों। यानी जो आर्य सभ्यता के लोग थे, जो चावल से भी परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे, और ज्वार से भी परिचित थे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता के लोग कौन सी फसल से परिचित थे? गेहूं, चावल और ज्वार से परिचित थे साथियों। अब आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम
मतलब सबसे ज्यादा उत्खनन किस स्थान पर हुआ? जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन का कार्य कहाँ पर होता है? धूलकोट टीले पर किया गया। एक टीला है धूलकोट टीला, वहां पर किया जाता है। आहड़ सभ्यता से सर्वाधिक उत्खनन का कार्य, सर्वाधिक उत्खनन का कार्य। अब सर्वाधिक उत्खनन का कार्य साथियों सर्वाधिक किस टीले पर किया जाता है? धूलकोट टीले पर किया जाता है। एक टीला है साथियों, कौन सा? धूलकोट टीला। इस धूलकोट टीले के ऊपर सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। चलो हमने ये चर्चा की किसके बारे में, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़े अगली सभ्यता के बारे में। हाँ अच्छा, एक बार और समझे, बिल्कुल समझ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो। हम पढ़ रहे थे आहड़ सभ्यता। क्या? आहड़ सभ्यता। अब ये आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे, या बनास नदी के किनारे? एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी के किनारे? जो हमने देखा आयड़ नदी, या बेड़च नदी, या बनास नदी। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके पश्चात उत्खनन के बारे में पूछता है कि जो उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको बताना है उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम ए के व्यास के द्वारा किया जाता है और 1953 के अंदर किया जाता है। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन बनता है आर्य सभ्यता से कि इसके उपनाम के बारे में, कि आर्य सभ्यताएं, सॉरी प्राचीन नाम के बारे में, कि आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि ताम्र नगरी, या अघाटपुर, या अघाट दुर्ग, ये आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम। जिसे हमने उदाहरण के माध्यम से भी देखा, आप छोटे थे तो आपके अलग अलग नाम थे। क्या? अलग अलग नाम थे, प्राचीन नाम, यानी छोटे बच्चे के बहुत सारे नाम हुआ करते थे ना, चिंटू मिंटू पिंटू गोलू मोलू, उस प्रकार से इसके भी उप प्राचीन नाम थे। अब उपनाम रहता है, एक तो होता है प्राचीन नाम जो सब भूल जाते बड़े होने के पश्चात, आप धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के पश्चात आपका नाम भूल गए छोटे वाले ना। अब फिर आपका एक उपनाम रह जाता है, एक दो उपनाम रह जाते हैं। जैसे किस प्रकार, हाँ जैसे आपका कोई भी नाम है, आपका नाम है, उसके अलावा भी आपके दोस्त आपको कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे ना, उस प्रकार से इसका भी क्या है? उपनाम है। वो आपका उपनाम हो गया। इस प्रकार से आर्ट सभ्यता का भी उपनाम है। अब उपनाम कौन कौन सा है? बनास संस्कृति, या आयड़ संस्कृति। अब ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये कहा जाता है किसके द्वारा? धीरज सांकलिया के द्वारा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनास संस्कृति या आर्य आर्ट संस्कृति किसके द्वारा कहा जाता है? धीरज सांकलिया के द्वारा कहा जाता है। और क्या उपनाम है? एक है मर्तकों का टीला, ये भी हाड़ सभ्यता का उपनाम है। अब यहाँ से अवशेष के बारे में बात करते हैं। लगभग लगभग जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, यहाँ से बन जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है एक पेपर बनाने वाले के पास, अवशेष वाला। क्या? अवशेष वाला। अभी अवशेष के बारे में बात करें कि कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। मर्त बांडव के अवशेष प्राप्त हुए, यानी मिट्टी के बर्तन मिले। तो किस, ये मिट्टी के बर्तन है ना, मर्तबांडे उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। किससे? उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। और इनका रंग की बात करें, कलर कौन सा था? काला व लाल कलर था। अब इसके पश्चात यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई। क्या? 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। जो यहाँ के मकान थे वह कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे भाई साहब? कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कहाँ के मकान? आर्ट सभ्यता के। अब जो मकान थे ये आयताकार बने हुए थे, यानी आयत के समान बने हुए थे। आयत किसे कहते हैं आप सबको पता है। अब यहाँ से चावल, कुछ फसल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य मिले, गेहूं के, ज्वार के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले। और सर्वाधिक उत्खनन का कार्य धूलकोट टीले के ऊपर किया जाता है। ये हमने देखा किसके बारे में? आहड़ सभ्यता जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। क्लियर है? अब चलो अगली सभ्यता के ऊपर हम बात करते हैं। और अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, उससे पहले मैं पानी पी लेते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल साहब, है ना। अब ज्ञानेश्वर सभ्यता के अंदर सर्वाधिक कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। वो कौन सा आएगा कि ज्ञानेश्वर सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है? कौन सा आएगा? ज्ञानेश्वर सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो भाई साहब आपको बताएं, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना के अंदर। कहाँ पे? नीम का थाना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता ये पहले कहाँ पे थी? ये सीकर के अंदर, सीकर जिले में थी पहले ना, पहले सीकर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको राइट ही करना है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, पहले कहाँ थी? सीकर जिले के अंदर। क्लियर है? अब आती है बात उत्खनन के बारे में कि गणेश और सभ्यताएं, इसका उत्खनन, क्या? उत्खनन। अब गणेश और सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? अब गणेश और सभ्यता का उत्खनन आर सी अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर सी अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। अब आर सी अग्रवाल के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इनके साथ एक नाम और देखने को मिलता है, विजय कुमार का। किसका? विजय कुमार का। यानी गणेश्वर सभ्यता ये साथियों, इसका उत्खनन आर सी अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। किसके? आर सी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा, विजय कुमार के द्वारा। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यताएं निमका थाना के अंदर, इसका उत्खनन का कार्य आर सी अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब इसका काल याद रखना है, काल, समय। क्या? समय के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से कि उत्खनन कब किया जाता है? 1977 के अंदर। कब? 1977 के अंदर उत्खनन का कार्य किया जाता है। अरे कब किया जाता है? 1977 के अंदर आर सी अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना के अंदर स्थित है, वहां पे उत्खनन का कार्य किया जाता है प्रिय मित्रों ना। अब उसके पश्चात काल के बारे में बात कर रहे थे अपन कि इसका काल कितना है, यानी समय कितना है। अब रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, कार्बन पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार, अब रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार बात करें ना अपन, जो गणेश्वर सभ्यता है इसका समय कितना मिलता है? 2800 ईसा पूर्व। कितना? 2800 ईसा पूर्व मिलता है। 2800 ईसा पूर्व देखने को मिलता है साथियों, है ना। यानी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार बात कर रहे हैं अपन कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता का काल है 2800 ईसा पूर्व। क्लियर है? इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं साथ। क्या? गणेश्वर सभ्यता से किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बात करें जो भी यहाँ पे बर्तन प्राप्त हुए हैं, वह 99%, कितने? 99% तांबे से निर्मित है। कितने? 99%, यानी 99% जो बर्तन प्राप्त हुए हैं साथियों, वह तांबे से निर्मित थे। और तांबे से निर्मित होने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता है साथियों। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर यहां से कर लेना आप एग्जाम में ना। 99%, क्या? 99% तांबे के बर्तन प्राप्त हुए, तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। कितने? 99%। क्या? हाँ चलो इस प्रकार से लिख लो, 99% तांबे के उपकरण, 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। उपकरण प्राप्त, एक ही बात है ना। 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए है ना।
अब बात करते हैं इसके पश्चात संपूर्ण भारत की, क्या, संपूर्ण भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, क्या, संपूर्ण भारत की, संपूर्ण भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना के अंदर स्थित है। क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से। और पूरे भारत के अंदर, क्या, पूरे भारत के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता की। यानी ये किस प्रकार की सभ्यता है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है साथियों। क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब यहाँ से और कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? अब यहाँ से एक अवशेष प्राप्त होता है, कौन सा? मछली पकड़ने का कांटा। क्या? मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त होता है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त होता है? मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है गणेशवर सभ्यता से। अब गणेशवर सभ्यता के अंदर मछली तो पकड़ रहे हैं, मछली का क्या काम है भाई साहब? यानी यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। क्या थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यानी मांस का सेवन भी क्या करते थे कहाँ के लोग? गणेश्वर सभ्यता के। अब मछली पकड़ने का कांटा तो प्राप्त हो गया, यानी मांसाहारी, मांसाहारी व शाकाहारी। अब आप सोच रहे हो कि सर शाकाहारी तो बताओ आप हमको कि शाकाहारी किस चीज का सेवन क्या करते थे? अब शाकाहारी सेवन क्या करते थे किसका? गेहूं व जौ के शाक से भी प्राप्त होते हैं। किसके? गेहूं और जौ के शाक से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मांसाहारी व शाकाहारी थे कहाँ के लोग? गणेश्वर सभ्यता के। जो किसको? शाकाहारी, गेहूं व जौ को। और मांसाहारी से हमें पता चलता है जो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, तो वहां से उसका पता चलता है कि यहाँ के लोग मछली का भी सेवन किया करते थे साथियों ना। बिल्कुल। यानी अब फिर आता है यहाँ के लोग धातु से निर्मित थे, यानी तांबे से, सॉरी, तांबे, धातु, तांबे की धातु बनी होती उससे परिचित थे साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है। मकान पत्थरों से निर्मित थे। यहाँ के मकान थे, मकान पत्थरों से निर्मित थे। और ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। क्या? ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल। हाँ, और एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि यहाँ पर बाढ़ से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बांध बनाए गए थे। किस, क्या बनाए गए थे? बांध बनाए गए थे साथियों। ये भी आपको ध्यान होना आवश्यक है। तो आज के इस सेशन की हम यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। एक क्लास और होगी हमारी सभ्यता को लेकर, और सभ्यता समाप्त। और उसके पश्चात हम सभ्यता से पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।